नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 28वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भाषाई कौशल, जिसका आज हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। और भाषाई कौशल के अंतर्गत ना हम लोग ना सबसे पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों के चारों क्या होता है, भाषाई कौशल होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर से इसमें भी जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का आपका सिलेबस दिखाओ ना, भाग 4 सामान्य जो हिंदी दिया है उसमें का। तो इसमें का आप लोगों का 10 प्रश्न पूछा जाने वाला है और 10 नंबर का आने वाला है। और जो आज हम लोग पढ़ने वाला है वो भाषाई कौशल का अध्ययन पढ़ेंगे। और भाषाई कौशल के अध्ययन के अंतर्गत श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन को जो कौशल है ना उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों का एक ना थ्योरी क्लास आ रहा है, उसके बाद आप लोगों का एक इसी पर ना जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसका एमसीक्यू सीरीज आएगा। उसके बाद ना जो और क्वेश्चन जो छूट गया ना, मतलब जो टॉपिक छूट गया उसको एक दो क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना एक दो क्लास में ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों को ना इसका भी मैराथन क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। आप लोगों के लिए ना मैं बहुत सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जो मैं सीखाऊँ, जो मैं समझाऊँ, उन सारी चीज़ों को ना ईजी तरीके से आपको समझाऊँगा, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा उसका पूरा पीडीएफ जो रहेगा ना इसका, वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और सारा जो थ्योरी क्लास है ना सारी के सारी को नहीं पढ़ाऊँगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है ना उसे आप लोगों को पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। बाकी जो एक्स्ट्रा आप लोगों का जो रहेगा थ्योरी ना, उसको आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से कम एक बार आप लोग पढ़ लेना इसको। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल एक बार इसका थ्योरी को पढ़ना और एक बार इसके एमसीक्यू सीरीज़ को पढ़ना, ठीक है। आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। और लगभग लगभग 20 से 25 मिनट में ना आप लोगों का ये थ्योरी पढ़ोगे तो ख़त्म हो जाएगा उतना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है वो। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल एक्चुअल में होता क्या है, तो ध्यान से पढ़िए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोल या लिख कर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहेगा और समाज में रहकर क्या करेगा, अपने मन में जो भी भाव होता है, जो भी इमोशन होता है वो दूसरों को संप्रेषण के माध्यम से, मतलब बोल करके है ना या लिख करके, तो अपना जो अभिव्यक्ति है ना उसको व्यक्त करता है दूसरों के सामने। तो इसे ही क्या बोलते हैं, भाषा कौशल बोला जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्या, तो भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मतलब सुनना होता है, ठीक है। किसी बात को सुनकर अर्थ को ग्रहण करना। आप दूसरे की बातों को सुनते हो और सुनने के बाद उसके अर्थ को ग्रहण करते हो, तो वो क्या कहलाता है, श्रवण कौशल कहलाता है। दूसरा वाचित या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। वाचित या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का गुण। मतलब आप लोगों के मन में जो भी बात रहता है, जो भी आपके मन में चलते रहता है, उसे क्या करते हो आप, वाचित या मौखिक रूप से दूसरों पर ना, दूसरे के ऊपर बोल करके क्या करते हो, अपने अंदर जो भाव रहता है उसको व्यक्त करते हो। तो इसे क्या बोलेंगे, वाचित कौशल बोलेंगे या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बोलेंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा पठन कौशल होगा। पठन कौशल क्या होता है, पढ़कर किसी बात का अर्थ ग्रहण करने का गुण। तो पढ़ करके किसी बात को ग्रहण करने का गुण को क्या बोलेंगे, पठन कौशल बोलेंगे, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको आप पढ़ते हो और पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करते हो, तो उसे पठन कौशल बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से चौथा लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। मतलब आप क्या करोगे, कोई अपना विचार होगा उसके लिखोगे और लिख करके दूसरों को दे दोगे, तो वो लिख करके जो व्यक्त करोगे और दूसरा लोग ना उसको पढ़ करके जब समझेगा सुनेगा ना, तो वो क्या होगा, वो लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम। तो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
तो ये सीरीज़ को आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी ना इसको कूट में पूछा जाता है क्या। तो देखो, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। सबसे पहले लोग जो होते हैं वो क्या सुनते हैं। सबसे पहला जो होता है ना वो सुनना सीखते हैं। एक जो बालक होता है वो सुन करके फिर क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। बोलने के बाद फिर वो पढ़ना सीखते हैं और पढ़ने के बाद अंतिम रूप से वो लिखना सीखते हैं। तो ये चारों जो ना क्रम है ना उसे आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला एक छोटा बालक क्या करता है, सुनता है सबसे पहले सभी लोगों की बात को। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड जो है वो बोलना सीखता है। बोलने के बाद धीरे धीरे पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद फिर वो लिखना सीखता है। तो इस क्रम को आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, रटने का आवश्यकता नहीं है, एक बार केवल आप लोग पढ़ोगे तो वैसे ही समझ जाओगे। चलिए, अब चारों जो कौशल है ना उसको डिटेल पूर्वक हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, मतलब डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना, मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो होगा वो श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मतलब होता है सुनने का कौशल। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले इसके जो परिभाषा है उसको पढ़िए। श्रवण कौशल का संबंध कानों से है। श्रवण कौशल का अर्थ सार्थक श्रवण करना है। छात्र कविता, कहानी, भाषा, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। तो उसे क्या बोलेंगे, श्रवण कौशल बोलेंगे। मतलब एक जो व्यक्ति होगा ना वो क्या करता है, जो छात्र होता है वो कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि को पहले सुनता है और सुनने के बाद उसका जो अर्थ है उसको ग्रहण करता है। तो इसे क्या बोलेंगे, श्रवण कौशल बोलते हैं। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। छात्र में शब्द भंडार बढ़ता है। दूसरा, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। वक्ता में मनोभाव को समझने की योग्यता विकसित होता है। किसी के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करता है। उसके अलावा ध्वनियों को विभेदीकरण करने की क्षमता बढ़ता है। नेक्स्ट को पढ़िए, समाज व्यवहार जीवन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित होता है। तो ये सारा उद्देश्य जो है ना वो श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। चलिए, उसके बाद ना श्रवण कौशल के महत्व के बारे में जानते हैं। तो इसको भी ध्यान से पढ़िए, इसके महत्व को। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, बच्चों में श्रवण कौशल का विकास सुनने की आवश्यक तत्वों को विकसित करके किया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, बालक जन्म से ही सुनने लगता है, भले ही वह ध्वनि अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन भाषाई ज्ञान तो मुख्य रूप से सुनने से ही होता है। यही वजह है कि बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट, श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रमुख माध्यम है। नेक्स्ट को पढ़िए, जब बच्चा अच्छी बातें श्रवण करता है तो उसकी बोलने की कला भी सुदृढ़ हो जाती है। नेक्स्ट को पढ़िए, यह लेखन गुण के विकास में भी सहायक होता है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा श्रवण कौशल का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ना इसके गुण के बारे में जानते हैं महत्व के बाद। तो ये जो पूरा इसका जो गुण है ना अलग अलग, इन सारे गुण को आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें पढ़ लेना इन सारी गुण को। ठीक है, एक दो को अगर पढ़े ना तो स्मृति की सक्रियता होता है, मतलब ना याददाश्त जो रहता है वो सक्रिय रहता है। अर्थ की रचना करना होता है, मतलब जो सुनेगा तो उसके बाद अर्थ की क्या करेगा, रचना कर सकता है, समझ सकता है। तो इन सारे जो इसका जो गुण है ना उसको आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, ये जो गुण है वो आप लोग एक बार में ही समझ जाओगे, इसको मेरे को समझाने की अलग से आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा। चलिए, उसके बाद शिक्षण विधि के बारे में जानते हैं। मतलब श्रवण का जो शिक्षण विधि है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले सस्वर वचन होता है। क्या, तो सस्वर वचन होता है। ये क्या होगा, सस्वर वचन, तो अध्यापकों द्वारा किए गए आदर्श वाचन या आरोह अवरोह आदि को ध्यानपूर्वक श्रवण करना। मतलब जो शिक्षक है ना वो जब आप लोगों से कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो आप क्या करोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे। तो सुनोगे तो क्या होगा, तो सुनोगे तो आप लोगों का जो श्रवण कौशल है वो बढ़ेगा, सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ेगा। उसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि होता है। कक्ष शिक्षक के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को, विषय वस्तु को ध्यान रखता है। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी क्या करेगा, कक्ष में ना अध्यापक जो रहेगा वो बच्चों को सुनाएगा, सिखाएगा, तो वो क्या करेगा, अच्छे से समझेगा। उसके अलावा कहानी कहना या सुनने की विधि। देखो, सबसे पहला एक छोटा भी क्लास होता है ना उसमें एक जो शिक्षक है पढ़ाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, वो बच्चों को सबसे पहले कहानी वगैरह सुनाता है छोटा सा। तो कहानी सुनने से बच्चों में क्या होगा, अट्रैक्शन आता है, बच्चा एकजुट होकर के सुनता है, क्योंकि बच्चों को कहानी सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और कहानी सुनाने से क्या होगा, बच्चों में श्रवण कौशल बढ़ता है। तो ये कहानी कथन विधि भी करेक्ट इसमें आ जाएगा। उसके अलावा श्रुत लेखन। तो श्रुत लेखन क्या होता है, श्रुत लेखन विधि लेखन कौशल में विकास करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे बालक को सुनकर लिखने का अभ्यास बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट को देखो, भाषण कौशल। उसके अलावा अन्य सहायक सामग्री करके दिया है। तो ये जो
अलग अलग है ना, इसको आप लोग और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केवल एक बार पढ़ना, आप लोगों को ना एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट है केवल इस क्लास में उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा सहायक सामग्री करके और इसमें दिया है, देखो देखो इसमें क्या बोला है, ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर, उसके अलावा रेडियो, उसके अलावा वीडियो और उसके अलावा कंप्यूटर। तो इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके माध्यम से जो बालक है वो क्या करेगा, श्रवण कौशल अपना विकसित करेगा सुन करके। ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर से क्या करता है बालक जो है वो सुनता है। रेडियो से भी क्या है वो जो है ना कहानी वगैरह जो है ना वो कविताएं वगैरह वो सीख सकता है, जब रेडियो में चलता रहेगा तो कुछ कार्यक्रम चलता है उसको भी सुन करके सीखता है, जैसे आकाशवाणी वगैरह हो गया। उसके अलावा वीडियो में देखेगा, देखने के साथ सुनेगा तो वो सीख जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर से भी देखेगा, सुनेगा, सीखेगा, तो उसका जो श्रवण कौशल है वो बढ़ेगा। डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना वो नहीं है जो आप लोग एक बार आप लोगों को समझाना पड़े। एक बार आप लोग केवल पढ़िएगा ना तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा, इसको एकदम डिटेल में बताने की आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको तुरंत ही इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग एक बार कम से कम पढ़ लेना, ठीक है। अलाली मत करना, मतलब आलसी मत करना, एक बार कम से कम खुद से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा कौशल के बारे में जानते हैं, वाचन कौशल, मौखिक कौशल, अर्थात बोलने का जो कौशल है ना उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसका परिभाषा दी है, इसको ध्यान से पढ़िए। मानव मुख्य रूप से अपने विचारों एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए वाचन कौशल का प्रयोग करता है। असाक्षर व्यक्ति बोलकर वाचन के द्वारा अपने क्रियाकलापों को व्यक्त करते हैं। असाक्षर मतलब यह है कि जो लोग ना पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते ना तो वो क्या करते हैं, वो केवल बोल करके अपनी जो क्रियाकलाप है ना उसको व्यक्त करते हैं, मतलब अपने मन में ना जो भी बात रहता है, जो भी उसके मन में चलता रहता है उसको सामने वाले के ऊपर बोल करके व्यक्त कर सकता है। तो ये क्या होगा, वाचन कौशल कहलाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि चित्र देखकर उसको हल करवाना हो सकता है। तो ये मौखिक जो कौशल है ना उसका ये परिभाषा हो जाएगा। उसके अलावा इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अपने भावों, विचारों, अनुभवों को सरलतापूर्वक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की योग्यता बनाना। दूसरा, परस्पर वार्तालाप करने की योग्यता बनाना। तीसरा, गतिशीलता के साथ बोलने की योग्यता बनाना। चौथा, स्वाभाविक रूप से बोलने का भाव जागृत करना। पांचवा, अपने विचारों को प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना। छठवां, निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त करने की योग्यता बनाना। और सातवां, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, गति एवं हाव भाव के साथ बोलना। तो ये सारे के सारे मौखिक जो वाचन है ना उसका उदाहरण हो जाएगा। ये सारे के सारे मौखिक जो वाचन है उसका क्या होगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो इसे कम से कम एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा महत्व करके दिया है, इसको पढ़िए। वाचन ही अभिव्यक्ति का सहज सरलतम माध्यम है। वाचन से भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है। इसको पढ़िए। वाचन में अनुकरण और अभ्यास का अवसर बराबर मिलता है। तो वाचन, एक शब्द में आप लोगों को बताओ ना कि वाचन क्या होता है। तो आप आपके मन में जो भी विचार अभिव्यक्त हो रहा है, जो आप दूसरों से बोलना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से और मौखिक रूप से बोल करके अपने भाव के जो भी विचार है उसको दूसरों के सामने व्यक्त करते हो, उसे बोलते हो, तो उसे वाचन कौशल बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद वाचन कौशल के क्या है, गुण दिया है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट को, शुद्ध उच्चारण, इसमें ध्वनियों के प्रतीकों की सही पहचान, उच्चारण का पूर्व ज्ञान होता है। इसको पढ़िए। क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल स्वराघात एवं गति का समुचित ज्ञान होना। बाल स्वराघात एवं गति कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग बोलते हो ना तो बोलते वक्त ना उस किस शब्दों को कितना ज़्यादा जोर देना है आप लोगों को बोलने में, तो वो क्या कहलाता है, स्वराघात कहलाता है। और गति, किस गति से आप लोगों को किस शब्द को बोलना है, तो इसका अगर ज्ञान होगा ना तो वो बाल स्वराघात और गति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। उच्चारण का सतत अभ्यास करते रहना। नेक्स्ट, आरोह अवरोह की उचित ढंग से प्रयोग करना। तो ये इसका क्या होगा, प्रमुख गुण हो जाएगा वाचन कौशल का। नेक्स्ट, उसकी विशेषताओं को ध्यान से पढ़िए। देखो, स्वाभाविकता, उसके अलावा स्पष्टता, शुद्धता, बोधगम्यता, सर्वमान्यता भाषा, विशिष्टता, उसके अलावा मधुरता, ये सारे के सारे उसकी विशेषता है ना। तो आप क्या करना, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ तो वहाँ से आप लोग इन सारी विशेषताओं को पढ़ लेना, ठीक है। जैसे देखो, स्वाभाविकता का मतलब क्या होता है, वाचन में सहजता होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ को ना आप लोग क्या करना, एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा समझाने की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन सारा चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको एक बार केवल पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए उसके बाद तीसरा जो कौशल है ना, पठन कौशल, मतलब कोई भी जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको पढ़ने का कौशल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला
पहले इसका परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु, भाषा या चित्र को पढ़ते समय उसके भाव या आशय को समझकर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। लिखित भाषा सामग्री को पढ़ने की क्रिया पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल का उद्देश्य दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ा है। तो देखो, आप लोगों को ना अपने शब्दों में समझा देता हूँ पठन कौशल क्या होता है। पठन कौशल का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बुक वगैरह या कोई भी कॉपी वगैरह में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, उसे आप लोग पढ़ करके उसके अर्थ को समझते हो और अर्थ को ग्रहण करते हो ना, तो उसे पठन कौशल कहते हैं। ठीक है, पठन कौशल क्या होता है? तो पठन कौशल लिखित जो भाषा है ना, तो उसको आप लोग केवल पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करते हो, तो उसे पठन कौशल कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। पठन भाषा शिक्षण का एक प्रमुख अंग है। प्रारंभिक कक्षाओं में पठन भाषा पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें बालक लिखित, मुद्रित वर्ण, शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों को पढ़कर उनका भाव या अर्थ ग्रहण करना पढ़ने में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कैथोरिन ओकानर के अनुसार वाचन या पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में पठन की क्रिया भाषा में ध्वनियों की गतिपूर्ण उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने पर प्रारंभ होती है। तो आप लोगों को ना पठन कौशल केवल इतना ही एक बार केवल पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना पढ़ने का अर्थ समझने की जो प्रक्रिया है उसके क्रम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ होना चाहिए। दूसरा, शब्दों से प्राप्त संकेत। तीसरा, पाठक का पूर्व अनुभव। चौथा, पाठक का संदर्भ या फिर अन्य मदद। तो देखो, पढ़ने का जो अर्थ समझने की जो क्रम है ना, सबसे पहला जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति वो शब्दों का उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उस शब्द से अर्थ ग्रहण करने की क्या है, समझ उसमें होना चाहिए। दूसरा, शब्दों से जो जो संकेत मिलता है उसको ग्रहण करना क्या है, मतलब समझने का कौशल होना चाहिए। उसके अलावा पढ़ने का अनुभव भी होना चाहिए। पाठ का संदर्भ और फिर अन्य प्रकार की जो मदद है वो भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद उद्देश्य के बारे में जानते हैं पठन कौशल का। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। वर्णमाला के सभी अक्षरों का पहचान एवं पढ़ना आना चाहिए उसको। दूसरा, छात्रों में एकाग्रता, तत्परता, रुचि और जागृति होना चाहिए। उसके अलावा दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील एवं जागृत करना चाहिए। दृश्य इंद्रियां कहने का मतलब है कि देख करके एक बार में ही उसका पढ़ने का जो कौशल है वो होना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाना, तो आत्मविश्वास बढ़ाना भी होना चाहिए, मतलब होना चाहिए उनमें। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। विद्यार्थियों को तीव्र गति से पठन का अभ्यास कराना, तो ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। उसके अलावा उचित हाव भाव के साथ पढ़ने की योग्यता बनाना। आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे ना, तो आप शब्दों को बार बार देखोगे तो आप में क्या होगा, आप में पढ़ने का जो कौशल है ना वो बढ़ते हुए जाएगा। नेक्स्ट को पढ़िए। लेखन के मनोभाव को स्पष्ट ढंग से समझने की योग्यता विकसित करना। तो जो भी लेखक की मनोभाव है ना, आप जब पढ़ोगे तो उसको पढ़ करके क्या करोगे, उसको ग्रहण करोगे, समझोगे। तो ये भी योग्यता आप में क्या होगा, विकसित होगा। तो ये प्रमुख इसका उद्देश्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसके महत्व के बारे में एक दो लाइन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला महत्व क्या है इसमें, यह कौशल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अगर आपको पढ़ना आएगा तो पढ़ रहे होगे तो क्या होगा, कोई भी जो टेक्स्ट लिखा रहेगा, कहीं भी कुछ भी लिखा रहेगा तो वो आप में काम आएगा। उसके अलावा आपके जीवन में पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पता है ना। चाहे वो ऑफिस वर्क हो, कोई भी ऑफिस में जाना हो, चाहे वो कोई भी पुलिस स्टेशन वगैरह कहीं भी जाना हो, तो पढ़े रहोगे तब ना आपको समझ में आएगा जी सारा चीज़, है ना। तो इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इसका फर्स्ट वाला महत्व हो जाएगा। सेकंड को पढ़िए। पुस्तक, समाचार पत्र, अन्य पत्रिकाएं पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द ग्रहण में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब शब्दों का जो संग्रहण है ना उसमें वृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य बहुत सारे इसमें महत्व दिए गए हैं। इन सारे महत्व को आप लोग केवल एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और आप लोग पढ़ोगे ना तो मेरे को अलग से समझाने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये इजी शब्द में, मतलब सरल शब्दों में लिखा हुआ है, तो आराम से आप लोग समझ सकते हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए उसके बाद ना पठन कौशल की कुछ विधियां इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, वर्णबोध विधि दिया है। वर्णबोध विधि क्या होता है, छात्रों को पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, तो ये वर्णबोध विधि होता है। उसके बाद दूसरा, ध्वनि सम्य विधि। तो ध्वनि सम्य विधि क्या होता है, एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है, तो ये ध्वनि सम्य विधि होता है। उसी प्रकार से अनुकरण विधि, यह देखो और करो विधि को दूसरा स्वरूप होता है। उसके अलावा वाक्य विधि, इसमें बालक वाक्य या वाक्यांशों को बोलता है। उसके अलावा कहानी विधि, तो छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चित्र के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। उसके अलावा
संपर्क विधि। इस विधि में बालक चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित हो जाते हैं। तो ये अलग अलग विधि है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस विधि के दोष क्या हैं, मतलब आप लोगों का जो पठन विधि है उसका दोष क्या होगा, तो देखो अटक अटक कर पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण करना, पढ़ने में गति ना होना, तो ये सारे के सारे क्या होगा, उसका दोष हो जाएगा। उसके अलावा देखो दृष्टि दोष से अक्षरों को ठीक से दिखाई ना देना, तो ये भी इसका दोष हो जाएगा। और सारे दोष को कम से कम एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, सारे को नहीं बता रहा हूँ, एक दो को ही बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए उसके अलावा निवारण क्या होगा, तो निवारण जो होगा उसको देखिए, आवृत्ति पुनरावृत्ति, मतलब बार बार आप उसको जब पढ़ोगे ना कोई भी चीज़ को, तो वो आप में क्या होगा, याद होगा। वातावरण परिवर्तन, उसके अलावा चिकित्सा विधि, और उसके अलावा आदर्श पठन, और उसके अलावा अंतिम में छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पठन सामग्री का चयन तथा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित करना। जब आप लोग क्या करोगे, बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हुए जाओगे ना, तो आप में शब्द भंडार भी बढ़ेगा, पढ़ने का कौशल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे इसका विधि हो जाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अंतिम रूप से जो लेखन कौशल है ना, तो इसको जानते हैं। तो ध्यान से इसके परिभाषा को पढ़िए। सबसे फर्स्ट को मौखिक रूप से भाषा मौखिक रूप से भाषा का भावों मौखिक रूप से भाषा का भावों की मौखिक अभिव्यक्ति एवं ध्वनियों का मौखिक रूप से भाषा का भावों की नहीं मौखिक रूप से भाषा का भावों की मौखिक अभिव्यक्ति एवं ध्वनियों को मौखिक रूप से भाषा का भावों की मौखिक अभिव्यक्ति एवं ध्वनियों को प्रतीकों या किसी चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वह भाषा का लेखन रूप कहलाता है। लेखन रूप क्या होगा जी, अपने शब्दों में अगर बताऊँ ना, तो आपको जो कुछ भी बोलना होगा ना, तो ये अपना आपने तो अगर आप लोगों को सरल तरीके से ये जो परिभाषा है, मतलब लेखन कौशल क्या होता है, ये बताओ ना, तो आपके मन में जो भी विचार आता है उसको आप मौखिक रूप से दूसरों के सामने ना बोल करके लिखित रूप से जब अपना किसी कागज में लिख करके आप जब व्यक्त करते हो अपने मनोभाव को ना, तो वो लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप ना बोल करके केवल लिख करके सामने वाले को जब बताते हो तो उसे लेखन कौशल बोलते हैं। तो नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया या ध्वनि को लिपिबद्ध लिखना, इसमें दक्षता प्राप्त करना लेखन कौशल है। तो देखो आप जो भी ना प्रतीकों के माध्यम से, उसके अलावा उसमें ध्वनि के माध्यम से जब आप लोग लिख करके बताओगे ना, लिपिबद्ध करके बताओगे, तो वो क्या कहलाएगा, लेखन कौशल कहलाएगा। जैसे देखो स्वीकृति लिपि लिखा है इसमें, तो स्वीकृति लिपि क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना लेखन कौशल कहलाता है। तो जो भी आप लोग शब्दों के माध्यम से, जो भी प्रतीकों के माध्यम से आप लिखित रूप से जब ना किसी चीज़ को आप बताना चाहोगे, तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। जैसे अलग अलग प्रतीक होता है ना जी, आप हो सकता है कि चित्रों के माध्यम से बता सकते हो बोल करके, इशारों के माध्यम से चित्रों में स्पष्ट करके बता सकते हो, लिख करके बता सकते हो। लिख करके मतलब कोई भी हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अलग अलग भाषा में लिख करके स्पष्ट कर सकते हो। तो ये सारी के सारी स्वीकृति लिपि कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य है। सुंदर लेख का अभ्यास करना, उसके अलावा लेखन अभ्यास से बालक सुपाठ्य लेख लिख सकते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना, वर्तनी शुद्धता पूर्ण होगा। तो ये सारे के सारे क्या होगा, उसका उद्देश्य हो जाएगा। उसी प्रकार से छात्र ध्वनि समूहों, शब्द सुक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके अलावा विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। उसके अलावा अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतलेख लिख पाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा। बाकी को भी आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारे को एकदम नहीं बता रहा हूँ। और इसका महत्व क्या होगा, तो महत्व को भी आप लोग क्या करना, आपको दे दूंगा, पढ़ लेना। एक दो लाइन को केवल आप लोगों को बता देता हूँ। लिपि ज्ञान के बिना बालक न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकेगा, न विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर पाएगा। तो लिखित ज्ञान का होना
होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट को पढ़िए, भाषा में पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक को लिखना अनिवार्य है। तो अगर आपको किसी भाषा में अगर दक्षता प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको ना पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आवश्यकता है, तभी आप लोग उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हो। ये इसका महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट को पढ़िए, लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। तो बाकी आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो इसमें पॉइंट्स दिया है ना उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद कुछ इसके जो गुण है ना, मतलब जो लेखन कौशल है उसके गुण को जानते हैं। सबसे पहला शुद्ध उच्चारण होगा। दूसरा लिपि का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान होगा। उसके अलावा अनुस्वार एवं अनुनासिक का ज्ञान होगा। उसके अलावा लेखन तथा वर्तनी का अभ्यास होगा। पढ़ते समय अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखेगा वो। उसके अलावा देखो धातुओं और संज्ञाओं को रूपांतरण का ज्ञान होगा। संरचनात्मक प्रक्रिया होगा। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होगा। उसके अलावा विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया होगा। उसके अलावा जीवन पर्यंत तक की चलने वाली ये प्रक्रिया है। मतलब एक बार आप लोग पढ़ने के साथ साथ लिखना सीख जाओगे ना तो वो जीवन भर आपका वो साथ देगा, चलता रहेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य में हो। बाकी को आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद ना लेखन कौशल की कुछ विधियां दी हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पष्ट वर्ण लेखन विधि। तो स्पष्ट वर्ण लेखन विधि क्या होता है? इस विधि के तहत आरंभ में बच्चे टेढ़ी मेढ़ी लिखते हैं। बच्चे के इस लेखन को सीधी रेखा खींचने का प्रयोग करवाया जाता है, तो ये स्पष्ट वर्ण लेखन होता है। उसके अलावा खंडशः लेखन विधि। तो ये क्या होता है? इसमें वर्ण को खंड में लिखना सिखाया जाता है, तो ये खंडशः लेखन विधि होता है। मॉन्टेसरी विधि क्या होता है? इस विधि में बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीखता है, तो ये मॉन्टेसरी विधि हो जाएगा। उसके अलावा रूपरेखा अनुकरण विधि हो जाएगा। तो ये रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होगा? इसमें शिक्षक स्लेट या श्याम पट पर चौक या पेंसिल से बिंदु बनाते हुए शब्द या वाक्य को लिखाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा छोटा छोटा ऐसे बिंदु लिख लिख करके छोड़ देते हैं, और उस बिंदु जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर क्या करता है, ऐसे रेखा खींचते हुए जो वर्ण है ना वो लिखता हुआ चलता है बालक जो है वो। तो इससे क्या होता है, लेखन सीखता है वो। ठीक है, तो इसी को ही रूपरेखा अनुकरण विधि कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है इसमें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पेस्टोलॉजी विधि क्या होता है, इसको पढ़िए। इस विधि में बच्चों को लिखना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक से बने टुकड़ों को मिलाकर वर्ण बनाया सिखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी ना एक खिलौना आता है, अल्फ़ाबेट ABCD करके आता है ना जी, प्लास्टिक का। तो उससे क्या होता है, कोई कोई शब्द बनाना सीखते हैं, यही क्या कहलाता है, पेस्टोलॉजी विधि कहलाता है। ठीक है, पहले लकड़ी वगैरह का होता था लेकिन अब प्लास्टिक वगैरह का आ गया ये सारा चीज़। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जैक टॉट विधि। तो जैक टॉट विधि क्या होता है? इस विधि में शिक्षक स्वयं लिखकर बालक को लिखने के लिए कहता है, तो ये क्या होगा, जैक टॉट विधि कहलाते हैं। उसके अलावा लेखन कौशल के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लेखन कौशल प्रकार कितना होता है, तो वो दो प्रकार से होता है, अनुलेखन होता है और सुलेखन होता है। अनुलेखन क्या होता है? तो अनुलेखन का अर्थ किसी लिखावट के बाद लिखना होता है। क्या? तो किसी लिखावट के बाद जब लिखना होता है ना तो उसे अनुलेखन कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। नेक्स्ट, आदर्श या उसी के जैसा अनुकरण करना या अनुलेखन या अनुलिपि कहलाता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इसमें शिक्षक बोर्ड या कॉपी पर वर्ण या शब्द लिख देते हैं, बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। तो अनुलेखन क्या होता है, अपने शब्दों में अगर बताऊँ ना तो क्या होता है, एक कोई भी लाइन जो है ना वो शिक्षक लिख देते हैं, उसके बाद क्या होता है, सेम टू सेम जब हूबहू बालक जो है वो लिखता है ना उसी के जैसा, तो उसे क्या बोलेंगे, अनुलेख कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, खासतौर से ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, उनको प्रैक्टिस कराने के लिए। उसके अलावा सुलेख क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सुलेख से आशय सुंदर लेख से होता है। यह अन्य प्रकार के कौशल की तरह एक कौशल है। सुंदर लेख या सुलेख की शिक्षण में विशेष स्थान रखता है। नेक्स्ट को पढ़िए, इसमें लेखन के समय वर्णों एवं वर्णों की मात्राओं को विशेष ध्यान में रखा जाता है और साथ ही इसे एक विशेष अनुपात में ही लेखन किया जाता है। तो सुलेख क्या होगा, तो सुलेख मतलब सुंदर लिखावट होगा, जिसमें क्या होगा, ये एक प्रकार से कौशल होगा जिसमें सुंदर लेख लिखने पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और बाकी ये जो पॉइंट है ना उसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके अलावा एक और इसमें जो है देखो श्रुतलेख। तो श्रुतलेख क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें जो लेख सुनकर लिखा जाता है उसे श्रुतलेख कहा जाता है, जिसे आप लोग इमला के नाम से भी जानते हो ना जी। जैसे मैं आप लोगों को कुछ शब्द बोलते जा रहा हूँ, आप उसको
उसको कॉपी में नोट करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, श्रुतलेख कहलाएगा। बाकी जो पॉइंट्स है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इतना ज़्यादा आप लोगों को एकदम डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल आपको PDF प्रोवाइड करूंगा ना, तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखने वाली कुछ बात जो दिया है ना, मतलब ध्यान रखने योग्य कुछ बात दिया, इसको पूरा आप लोग पढ़ लेना। इन सारा चीज़ को आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो खुद से कम एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली जो बात है वो सारी के सारी को पढ़ लेना एक बार। उसके अलावा अंतिम रूप से जो श्रवण कौशल है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें जो दिया है इसको पढ़ लीजिएगा। तो श्रवण कौशल करके दिया है, इसको पढ़िए। कौशल के शिक्षण क्षेत्र दिया है क्या, तो कौशल शिक्षण क्षेत्र दिया है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए श्रवण कौशल शिक्षण। तो श्रवण कौशल शिक्षण किससे होता है, स्रोत जो होता है वो कान, श्रवण मतलब सुनना होता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। श्रवण किससे करोगे जी, कान से ही ना करोगे, तो स्रोत क्या होगा, कान होगा। विधिया क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि, स्वर विधि, वाचन विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, तो ये सारे के सारे विधि हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि, स्वस्वर विधि, वाचन विधि या भाषण विधि किससे किस किस कौशल के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। उसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण, तो ये किससे होगा, मुख से होगा, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण क्या होगा, बोलने की जो कला है वो किससे होगा, मुंह से ही ना बोलोगे जी, हैं। जिसके अंतर्गत क्या क्या विधि आएगा, वार्तालाप, चित्र वर्णन, कहानी, कविता, पाठ, सत्संग, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आएगा। उसके अलावा पठन वाचन कौशल शिक्षण आएगा। पठन मतलब कोई भी लिखा हुआ जो टेक्स्ट रहेगा उसको पढ़ना, तो इसका स्रोत क्या रहेगा, पठनीय स्रोत रहेगा, जैसे पुस्तक वगैरह होगा, न्यूज़पेपर हो गया, ये इसमें आएगा। उसके अलावा इसमें विधि कौन सा दिया है, वर्णबोध विधि, ध्वनि विधि, साम्य विधि, उसके अलावा वाक्य विधि, अनुकरण विधि, ये सारा आ जाएगा। उसके अलावा अंतिम रूप से पढ़िए लिपि लेखन विधि, मतलब लिखने का विधि होगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा, कलम आ जाएगा, ब्रश आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा, तो ये क्या होगा, लेखन विधि के अंतर्गत आएगा। और इसके कौन कौन सी विधियाँ होगा, तो मांटेसरी विधि, रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, जेक्टॉय विधि प्रणाली, उसके अलावा चित्र विधि, ये सारे के सारे इसमें आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है श्रवण कौशल के अंतर्गत में, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और जो जो चीज़ मैं छोड़ा हूँ ना, तो आप लोग कम से कम ना शुरू से एक बार आप लोग अपने मन से पढ़ लीजिएगा, 15 से 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद अभी ना आप लोगों को शाम तक की आप लोगों का इसका जो MCQ सीरीज़ है ना, वो आप लोगों को ला दूंगा, तो शाम तक कि आपको उसका MCQ सीरीज़ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में तुरंत ही इसको डाल देना, तो तुरंत ही इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा, और जितना भी पढ़े उसको मल्टीपल टाइम से अभी रिविज़न करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग भूलो मत। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।